आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें बड़े बड़े लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मतलब मैं कुछ और बताता हूं, आप लोग कुछ और समझ लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले से इफेक्टिव तरीके से बताऊं, फिर अगर आप सो गए तो फिर आप गए, क्योंकि वो बात है ही ऐसी जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हमने कुछ लेजर्स पढ़े, जनरल एंट्रीज पास की। जो लेजर्स और जनरल एंट्रीज हमने की है ना, मैं एक दफा यहां पर लिख देता हूं। यहां पर हम एक लेजर पढ़ते हैं पीपीई का, और वो जो लेजर पढ़ते हैं वो किस, उसको क्या नाम देते हैं? कॉस्ट अकाउंट भी लिखते हैं। हम कुछ लेजर यहां पर बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं ब्रॉड ऑन, यहां पर लिखते हैं एडिशन, यहां पर डिस्पोजल, और यहां पर ऐसा ही है। ये चार चीजें, बाकी एक से ज्यादा एडिशन है तो एक से ज्यादा एडिशन लिख देते हैं, एक से ज्यादा डिस्पोजल है तो डिस्पोजल लिख देते हैं। जिस तरह से वो मामला होंगे। फिर हम एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी बनाते हैं। उसमें यहां पर एक ब्रॉडो लिखते हैं, यहां पर एक कैरिडो लिखते हैं, यहां पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आता है, और अगर एसेट बेच दें डिस्पोजल के नाम से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। ये हमारा दूसरा लेजर होता है। एक और लेजर भी बनता है, वो कौन सा होता है? डिस्पोजल का। डिस्पोजल के लेजर में कोई ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होता है? एसेट की कॉस्ट होती है, उसको हम पीपीई के नाम से भी लिख सकते हैं या कॉस्ट के नाम से भी लिख सकते हैं। जितना ये इस्तेमाल हो जाता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर यहां पर कैश भी आ सकता है, न्यू एसेट भी आ सकता है, इंश्योरेंस रिसीवेबल भी आ सकता है, और फिर डिफरेंस जो होता है वो किसी भी साइड पर जा सकता है। अगर मैं इन तीन लेजर्स की बात करें जो कि हमने अभी तक पढ़े ही हैं, इनके साथ अगर मैं इनकी जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो किसी भी ब्रॉड ऑन की एंट्री नहीं होती। ब्रॉड ऑन की जो ओपनिंग बैलेंस होता है, चाहे वो डेप्रिसिएशन का हो चाहे वो एसेट का हो, एंट्री होती है एडिशन की, डिस्पोजल की, डेप्रिसिएशन की, या कोई और इवेंट अक्कर हुआ हो उस साल, मतलब रिपेयर करवाया हो, कोई चीज खरीदी बेची हो, कोई और कुछ किया हो। अगर हम IAS 16 की बात करें तो उसमें तीन एंट्रीज होती हैं, एसेट के खरीदने की, एसेट के बेचने की, डेप्रिसिएशन की। हाँ, अगर कोई रिपेयर वगैरह करवाते हो तो उनकी। तो अगर मैं रिपेयर की, अगर सपोज एडिशन की एंट्री बताऊं, एडिशन की मेरे पास एंट्री होती है पीपीई डेबिट, कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट। अगर मैं डिस्पोजल की बात करूं तो मेरे पास एंट्री होती है कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट, एसओपीएल भी डेबिट, और जो एसेट बेचा वो क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास एक एंट्री नॉर्मल होती है, वो होती है डेप्रिसिएशन फॉर द, और वो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमने पढ़ लिया होगा। अच्छा, मुझे ये बस इतना आप बता दें कि ये जो मैंने सारा फॉर्मेट पढ़ा है, ये इस मेथड को मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में अडॉप्ट करता हूं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, या दोनों में? यानी ये काम हमने किया, चाहे आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के सवाल किए, उसके लेजर्स बनाए, तो यही लेजर्स बनाए थे ना। बट जो अब मैं बात आपको करने जा रहा हूं, ये मिक्स हो जाती है। आप लोगों को ये समझते हो कि ये जो मेथड है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो आपने किया है ना, सारे लेजर्स बनाए हैं, ये लेजर्स बनाने का एक मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड हो सकता है। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड, प्रोडक्शन मेथड, यूजेज मेथड, कुछ भी। तो ये जो लेजर्स मैंने बनाए हैं ये किस मेथड के लिए है? सारे मेथड के लिए। इसका मतलब है लेजर्स बनाना एक अपनी चीज है,
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। अब मैं एक और तरह से लेजर बनाने जा रहा हूं। वो लेजर कब बनाए जाते हैं? मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हूं 2005 पे, मैंने एसेट खरीद, मेरा बिजनेस शुरू हो चुका है 2001 से। मैं कहां पर खड़ा हूं? 2005। मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो मैं फाइंड कर लूंगा। कैसे? जिस दिन एसेट खरीदे और इस साल के शुरू तक मुझे डेट ऑफ परचेज का भी नहीं पता, ना मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ना मेरे पास जो ब्रॉड ऑन पड़े हुए हैं उनकी डेट ऑफ परचेज है, तो फिर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करूंगा? अगर मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो ठीक है, अगर मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है बट डेट ऑफ परचेज है, जो ब्रॉड ऑन की डेट ऑफ परचेज का पता है, फिर भी मैं फाइंड कर लूंगा। हमने किया भी थे सवाल इस तरह अंडरलेट करके। लेकिन अगर हमारे पास डेट ऑफ परचेज भी नहीं पता, कहता पिछले सालों का ना डेट ऑफ परचेज है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फिर हम अपने लेजर इस तरह से नहीं बना सकते जैसे पहले बनाते। लेजर्स की बात कर रहा हूं मैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा। जिस मेथड, जो लेजर मैं जैसे अभी प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ऐसा लेजर नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ना ब्रॉड ऑन है ना मैं फाइंड कर पा रहा हूं। तो फिर वो कहते हैं कि आप अपने लेजर्स बुक वैल्यू पे बना दिया करो, अपने लेजर्स। मैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात हरगिज नहीं कर रहा। कंफ्यूजन क्या है? जब मैं ये मेथड आपको पढ़ाऊंगा ना, आप में से कुछ लोग ये बात समझ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ये लेजर बनाते हैं, और अगर डब्ल्यूडीवी मेथड हो तो दूसरा। क्या ये डब्ल्यूडीवी के लिए नहीं है? इसका मतलब है जो मैं बताने जा रहा हूं मैं लेजर बताने जा रहा हूं, और उस लेजर के ऊपर भी सारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो सकते हैं। इस लेजर के ऊपर भी सारे मेथड, और जो अब मैं बताने जा रहा हूं उस लेजर के ऊपर भी सारे मेथड। अब वो तरीकाकार क्या है? वो कहता है कि जनाब आपके पास ना पीपीई, इसके साथ मैं कॉस्ट नहीं लिखूंगा, इसके साथ मैं कॉस्ट क्यों? क्योंकि कॉस्ट आपको गिवन ही नहीं है, आपको बुक वैल्यू गिवन है, आपको कॉस्ट गिवन है, आपको क्या गिवन है? बुक वैल्यू। तो जब आप लोग यहां पर ब्रॉड ऑन लिखोगे तो यहां पर जो वैल्यू लिखोगे वो बुक वैल्यू लिखोगे, ना कि कॉस्ट। ना कॉस्ट आपको गिवन है, ना आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। बुक वैल्यू से निकाल सकते हैं कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज का नहीं पता, बुक वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ परचेज का नहीं पता, तो टाइम कितना लेंगे? सर कल एक क्वेश्चन था जिसमें नहीं थी, तो थर्ड क्वेश्चन वही था। चलो देख लेते हैं ना। जिसमें डेट ऑफ परचेज आपको पता ही ना हो ना, तो फिर ना कॉस्ट फाइंड हो सकती है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड। ये तो पता होना चाहिए ना किस दिन से शुरू की है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ना कॉस्ट गिवन हो ना उसकी डेट ऑफ परचेज गिवन, तो हम अपने अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बना लेंगे। अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, मेथड की बात नहीं कर रहा। अब मैं एडिशन लिखूंगा, एडिशन सेम होता है, एडिशन सेम होता है क्योंकि एडिशन तो अभी अभी खरीदा है ना, चाहे वो जो मर्जी मेथड। यहां पर मैं डिस्पोजल लिखूंगा। आपको पता है आप डिस्पोजल की वैल्यू कौन सी लिखते थे? यहां पर कॉस्ट। अब कॉस्ट नहीं लिखेंगे, अब बुक वैल्यू लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहां पर? बुक वैल्यू। और मेरे पास कैरिड ऑन आ जाए, और ये जो कैरिड ऑन आएगा ये भी आपका बुक वैल्यू। इसके अंदर एक और चीज भी आती है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो आप फाइंड नहीं करते वर्किंग से, वो भी इसके अंदर आती है। अब डेप्रिसिएशन किस मेथड से फाइंड करूंगा? इसमें कोई भी मेथड हो सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फाइंड करने के मेथड अपने जाती हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करना हर अकाउंट्स के लिए सेम तरीका होता है। इसमें डेप्रिसिएशन फाइंड करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पहले डेप्रिसिएशन कहां लिखते थे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कहां लिख रहे हैं? उसकी वजह क्योंकि हमारे पास ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है ना हम फाइंड कर सकते, उसका लेजर भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें से जो डेप्रिसिएशन आती है वो तो इधर आ गई, जो डेप्रिसिएशन आती थी वो यहां पर आ गई। तो अब हमने क्या करना है?
अकाउंट जब बुक वैल्यू पे बनाएंगे तो हमारे पास ये बुक वैल्यू पे अकाउंट है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये अकाउंट बुक वैल्यू पर है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही। मैं नहीं मेथड बताया होगा, हम डेप्शन फाइंड करें। अक्सर क्या होता है, WDV डेप्शन का मेथड बताया होता है, हम लेजर इसके ऊपर बना देते हैं। लेजर अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है या आप फाइंड कर सकते हो तो लेजर पुराने बनेंगे, चाहे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कोई भी हो। ये कब बनेगा, ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है ना फाइंड कर सकते हैं, मतलब डेट नहीं है कोई, तो फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मर्जी होगा, वो तो वर्किंग में जाना है ना मेथड, तो फिर अकाउंट्स हमारे इस पे बने। अब उसके बाद आपने जो लेजर बनाना है, पता कौन सा बनाना है, डायरेक्ट। इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बन ही नहीं सकता, और जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक चीज आती है वो हमने ऊपर एडजस्ट कर दी। आप कहोगे सर उसमें तो और चीज भी आती है, वो जो डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है ना, वो भाई इसको पहले हम कॉस्ट पे लिखते थे ना, और कॉस्ट में से अगर अक्यूमुलेशन माइनस कर दो तो बुक वैल्यू नहीं बचती, तो हमने उसको बुक वैल्यू पे लिखा। फिर आपने कहा सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक ब्रॉड ऑन है, वो किधर जाएगा, ब्रॉड ऑन में से अगर कॉस्ट में से अक्यूमुलेशन ब्रॉड ऑन माइनस कर दो तो क्या आता है, बुक वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, और अगर इधर कॉस्ट लिखूंगा तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊंगा, अगर यहाँ पर बुक वैल्यू लिखूंगा तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो। अब यहां पर आपको कि सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो कैरी डाउन भी होता है, तो यहां पर मैं जब पहले लेजर बनाता था यहां पर क्या आता था, कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उनको माइनस करता होता था तो बुक वैल्यू लिखता था SOFT के अंदर। अब डायरेक्ट मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, नहीं कॉस्ट मॉडल। अब डिस्पोजल के अंदर जब मैं यहां पर क्या लिखता था, या क्या लिखता था, कॉस्ट, अब कॉस्ट नहीं लिख सकता क्योंकि यहां पर मेरे पास कॉस्ट तो है ही नहीं, अगर है भी तो अब नहीं लिखनी, क्योंकि हमने सबका बेस सेम रखना है, बस एडिशन में चेंज नहीं है, क्योंकि एडिशन अभी डेप्रिशिएट नहीं हुआ, जब खरीदते हैं तो वो डेप्रिशिएटेड नहीं होता। जब कॉस्ट नहीं है तो जब डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करते हैं, नहीं, कॉस्ट में से बुक वैल्यू कब माइनस करते हैं, कॉस्ट में से बुक वैल्यू कब माइनस करते हैं, वो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड होती है, तो हमने तो अक्यूमुलेटेड लेजर ही नहीं बनाना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करेंगे ना, आप कहते तो कॉस्ट नहीं है तो हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना ही नहीं है, बना ही नहीं सकते, और कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस होता ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड हो, ये बात अच्छी की आपने, आज तक ये वाले लेजर स्ट्रेट लाइन मेथड पे आए ही नहीं। वजह, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे आता तो उसमें से अक्यूमुलेटेड फाइंड हो जाती है, अगर ये सवाल आएगा ना तो सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन का रेट होता है। ये जब डेट कोई गिवन ही नहीं तो ये पीपी में हम कैसे सर ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो जब सवाल करेगा तो बताओ। ये मेथड जो अकाउंट्स का है ये सिर्फ वैलिड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए, बस जो पिछला लेजर्स हैं वो सब मेथड के लिए वैलिड है। ये बन सकता है, बन तो सकता है, अगर वो खुद हमें कह दे कि अकाउंट्स बुक वैल्यू पर बनाए तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इधर लिख देंगे। साइलेंट केस होता है, वो कहता नहीं है कि बुक वैल्यू मेथड में बनाओ, हमें खुद जज करना पड़ता है। ये कब अपनाएंगे, ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है ना फाइंड कर सकते हैं तो लेजर इस तरह से बनाएंगे, वरना वही पुराने। जी सॉरी, एंट्री की बात, एंट्री में इसके अलावा बात दोबारा पास करवाने लगो, इसके बाद एंट्री से पास करो। तो मेरे पास यहां पर क्या चीज आएगी, जो एसेट बेचा उसकी, यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता होता था, अब भी आएगा, वो तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा। और अगर जो थोड़े से समझदार बंदे हैं, कोई नई साइंस नहीं है, पहले कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखते थे, अब उनको माइनस करके लिख दिया है। पहले एक साइड पर कॉस्ट होता था, दूसरी साइड पर क्या था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब अगर उनको माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आएगी, तो बुक वैल्यू पे लिख दिया। तो कोई नई साइंस नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर खुदा ना खास्ता क्वेश्चन के अंदर आप लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना फाइंड कर पा रहे हो, ना गिवन है,
तो परेशान नहीं होना, बल्कि आपने सिंपल उस अकाउंट को किस पे बना देना है, बुक वैल्यू। सर ये कह रहे थे कि हर मतलब डेरिवेटिव के ऊपर सिर्फ वैलिड है, मैंने ये नहीं कहा, अगर वो खुद कह दे हमें कि अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बनाने हैं, तो मेथड जो मर्जी हो, मेथड जो मर्जी हो, तो हम क्या कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्थ का डिफरेंस लेकर बुक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? तो लेकिन ये नॉर्मल साइलेंट केस में सिर्फ बुक वैल्यू मेथड के लिए वैलिड है, क्योंकि बाकियों के लिए कॉस्ट चाहिए होती है। हर मेथड के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए कॉस्ट चाहिए, ऐसे तो लोगों को चाहिए ना जिन्होंने रटा लगाया होता है, आप लोगों को नहीं चाहिए। आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम बुक वैल्यू से भी डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। कैसे? बोला, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके। ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता, जो कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन कॉस्ट के अलावा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, रिमेनिंग लाइफ पे कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो जनरल इसमें तीसरा लेजर नहीं बनता, अक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर, क्योंकि वो तो है ही नहीं। इसकी अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो एंट्रीज आप लोगों के दिमाग में आ गई हैं या अभी भी मिसिंग है? एडिशन की एंट्री भी लिखते हैं। एडिशन की एंट्री होती है जनाब पीपी डेबिट, कोई फर्क नहीं। डिस्पोजल की एंट्री कैश डेबिट, एसओपीएल डेबिट, पीपीई। बस यहां पर पीपीई की क्या आएगी, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको माइनस करके लिख रहे हैं बस। यहां पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती थी तो नीचे कॉस्ट होती थी, उनको माइनस करके लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू पीपीई। और आपको याद होगा ये एंट्री आपने पढ़ी हुई इंट्रो के अंदर ही, दो एंट्रीज लिखवाई थी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू पीपीई। तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब होता है जब अकाउंट्स कॉस्ट में बन रहे होते हैं, सारा कुछ कॉस्ट पे आ रहा होता है, और जब सारा कुछ बुक वैल्यू पे आ रहा होता है तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू पीपीई। इसका एक डेमो के तौर पर क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन के ऊपर सारा कुछ अप्लाई करके देख लें। और साथ ना क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ना थोड़ा एक टफ टारगेट है हमारे लिए। वो टफ टारगेट भी इसलिए क्योंकि इसमें छोटा सा टारगेट में प्रॉब्लम आ रहा है, वो है कि किसी बंदे का किसी भी वजह से जो पेपर में मसला आ गया था, कोई हार्ड लक हो गई थी हमारी, अब उसका उन्होंने पेपर भी देना पीआरसी का जो, और उन्होंने ये कैफ के पेपर भी साथ साथ कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उनके लिए टफ तो है। अब उस टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ी टफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये प्लान किया है कि बड़ी ईद तक ना हम मिनिमम ये जो नॉन करंट एसेट के स्टैंडर्ड है ना, ये पूरे करके एक ग्रैंड टेस्ट लेकर भेजें आपको घर ईद से पहले पहले। ये मिनिमम टारगेट, ये बहुत मुश्किल अचीव होना है, हमें थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और स्ट्रगल भी इसलिए कि आप अपना काम पेंडिंग नहीं करोगे। लॉन्ग बैच है ना, उनको मैंने कहा क्या देता हूं कि भाई आपका ना ये चैप्टर मैं रिवाइज करवा दूंगा, उन पर टाइम है, उनके 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, अभी हमारा पहला चैप्टर। इसलिए हमें फिर डेली बेस का काम डेली बेस पे करना, कम अज कम अकाउंटिंग का, FR 1 का। बाकी कंप्रोमाइज कर सकते हो, लॉ वगैरह, मतलब वो है कि वो आप किसी दिन बैठो, थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, वो अंडरस्टैंडिंग ले लो, बाद में याद कर लेना। ये अंडरस्टैंडिंग ले लो, प्रैक्टिस ना करो, फिर भी फंस जाओगे। और अगर हमने पेपर देना है तो उसके लिए फिर हमें इसको साथ साथ रखना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश है कि हमारे पास ये जो 16 है, उसके बाद 20, ये हमारे स्टैंडर्ड के नाम है, जो हमारे नॉन करंट एसेट के स्टैंडर्ड है। और अगर हम ये अचीव कर लेते हैं ईद तक, और आप एक इसका ईद से पहले टेस्ट देकर घर जाते हो, तो वो जो आपको घर जाकर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 5-6 दिन होंगे ईद के लिए, वो आप जस्ट अपना रिलैक्स करना, फ्रेश होना, और फिर उसके बाद जब वापस आओगे तो फिर वो तो होता ही सीजी स्मॉल है फिर उसके बाद। लेकिन ये टारगेट बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है, लेकिन उसकी एक तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं कि आप लोगों के अंदर ना वो जो साथ साथ काम करने वाला जज्बा है ना, वो साथ साथ होता रहे। मुझे कम से कम टेंशन हो कि आपने घर नहीं पढ़ा तो आप लोग पीछे रह ना जाओ, फिर उसके बाद ये अचीव हो सकता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर ये हमने अचीव कर लिया तो इसका मतलब है फिर हम अपने सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मुश्किल है नो डाउट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना नामुमकिन नहीं है।
तो हमने फिर कोशिश ही ऐसी करनी है कि साथ साथ काम करते जाओ, साथ साथ को, क्योंकि अब 1-2 दिन के अंदर ना आपका कॉस्ट मॉडल कंप्लीट होने वाला है। रीवैल्यूएशन मॉडल पे मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा तो हमारा पीपीई खत्म हो जाए। फिर जो बाकी 4 स्टैंडर्ड है ना, उनमें से एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी सारे छोटे छोटे स्टैंडर्ड, तो वो आपको समझ भी साथ साथ लग जाएगी। लेकिन सर सिर्फ उस बंदे को समय लगेगा जिसको आई16 आता होगा। तो अब ये 2-4 दिन ना हमारे लिए आजमाइश वाले हैं, मतलब ये मुश्किल सवाल आने लगे हैं कि जो बहुत ही अपने जमाने के मुश्किल तरीन सवाल है। तो वो क्वेश्चन पहले मैं आपसे करवाऊंगा, फिर मैं डिस्कस करूं। अगर मैंने करवा दिया ना, वो आपको मुश्किल लगेंगे ही नहीं, आपको लगेगा सर ऐसे ही कह रहे थे मुश्किल है। तो मैं अपनी बात को सच साबित करवाने के लिए भी कि नहीं वो, लेकिन मुश्किल से मुराद ये है कि अच्छे सवाल है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगता है, सर जब आप कहते हैं ना मुश्किल लगते हैं, इसलिए तो कहता हूं। ऐसा नहीं कि आप उसको बगैर आए में मुश्किल समझे बगैर ही करके आ जाओ, वो आपसे हो जाएंगे। फिर जैसे ये सवाल हम करने लगे हैं, अब वो क्या कह रहा है जनाब? नहीं, वो तो आपने करने। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसने कहा ही क्या है? प्लांट एंड, उसने कहीं लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट? नहीं। किस साल का? 2012 का और 2013 का। और ये 19 नंबर का सवाल पेपर में आया है जब आप पानी को मम बोलते थे, 2013 में। ठीक, कहते हैं अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिशिएट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 15% रेट है जी। कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2011 नेट बुक वैल्यू इन द लेजर, नेट बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपको बुक वैल्यू मिल गई। अब हो गया, हमें फार्मूला आता है, हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। वो कॉस्ट फाइंड करने के लिए इसकी डेट ऑफ परचेज का पता होना जरूरी है। अब वो कहता है मूवमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ड्यूरिंग द 2 years 13 और 12 और 13, कहते हैं अगले 2 सालों की मूवमेंट बताई हुई है, मतलब ऐसे डेबिट और क्रेडिट बताया। इसका मतलब है अगले 2 सालों के बारे में बताया। ये नेट बुक वैल्यू वाले एसेट खरीदे कब थे नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है अब हम कॉस्ट में लेजर नहीं बना सकते, कॉस्ट है ही नहीं और ना ही हम फाइंड कर सकते। ब्रॉड ऑन गिवन है, काम आसान। और उसने खुद भी क्या, लेजर भी सिर्फ एक ही पूछा है, प्लांट एंड मशीनरी। अब हम बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। पेपर में जब ये सवाल आता है लेजर बनाने के लिए, तो हम फुल प्रोटोकॉल के साथ लेजर बनाते हैं। अच्छा, मेरे स्पेलिंग जैसे लिखता हूं मैं, आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, आपके समझ आने चाहिए। 1711 2011 ब्रॉड। हम यही जो गिवन है ना अमाउंट 5660, इसी को ही लिख देते हैं क्योंकि कॉस्ट तो ना फाइंड कर सकते हैं ना गिवन है, तो 5660 000 5660 000। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन। 2 सालों का इकट्ठा लेजर बनाने की इजाजत है या पिछला साल क्लोज करके फिर आगे जाना है? क्लोज करके आगे जाते हैं, फॉर्मेट एक ही होगा लेकिन पिछला साल क्लोज फिर आगे। हमारा साल कब से कब तक चल रहा है? मतलब 1711 से लेकर जून 12 तक पहला, फिर जून 12 से जून 13 तक दूसरा। 1 अक्टूबर 2011 अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज्ड, नई मशीन खरीदी 80,000 की। डन, राइट टू ऑफ हियर। A sum of rupees 30,000 was paid, 30,000 आपने पे कर दिया the same date and the balance was paid 31st March 2012, कहता बाकी पैसे हमने बाद में पे करने हैं। हमने 1 अक्टूबर 2011 को एक एसेट खरीदा,
कितने पैसे पे कर दिए? 30,000 पे कर दिया। अब देखो ना, आई कैप जानबूझ के फजूल सी शरारत कर रहा है कि बच्चे कैश के नाम से 80,000 लिख दें। एसेट हमारा 80,000 से डेबिट होगा, 80,000 का ही एसेट है, लेकिन क्रेडिट कैश नहीं है। कुछ कैश है, कुछ पेएबल है। तो हमने भी फिर उस शरारत का जवाब वैसे देना है। 1 अक्टूबर 2011 कैश 30,000 और पेएबल है 80,000 ही, एसेट 80,000 ही लिखना है। ठीक होगी बात? ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर 1 दिसंबर 2011, ये भी हमारा साल ही है पहले वाला। A machine was purchased 200,000 and installed at a cost of ₹10,000. मशीन होगी 2,10,000 की। On 1 August 2009 was fully destroyed by an accident. कहते हैं सारी की सारी तबाह हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डिस्पोजल हो गया। अब हमने इस डिस्पोजल को अपने लेजर के अंदर कॉस्ट पे लिखना है या बुक वैल्यू? तो बस फार्मूला लगाओ, बुक वैल्यू आ जाएगी। फार्मूले के बगैर ईयर बाय ईयर भी कर सकते हो और फार्मूला भी लगा सकते हो। कैलकुल एक्सेस सारा फार्मूले वाला है। किसी को अगर फार्मूला नहीं आता तो जरूरी नहीं है, अगर आता है तो फार्मूला बेस्ट है। कब खरीदा था एसेट? 1 अगस्त 2009 को। कितने का खरीदा था? 2,10,000 का। आपने कहा सर यहां पर डिस्पोजल तो आना है 1 दिसंबर 2011 को। 1 12 11 डिस्पोजल, लेकिन यहां पर मैंने 2,10,000 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बना रहा हूं। तो मैं एक वर्किंग कर लूंगा, वर्किंग नंबर 1, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। दो तरीके हैं जी, दोनों करवा देता हूं ताकि परेशानी ना हो। बुक वैल्यू का फार्मूला है जनाब कॉस्ट। आपने पेपर में फार्मूला नहीं लिखना है, इस तरह आई कैप को पता चल जाएगा, फार्मूला हमारा लीक हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यूज लिख देनी है, डायरेक्ट वैल्यूज लिख देनी है। कैसे? कॉस्ट कितनी है? 2,10,000। आई कैप नहीं सुनता ना वो, लेकिन आई कैप ने पिछले से पिछले साल की वर्किंग के अंदर ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, लीक हो चुका है। 1 माइनस आर, 1 अगस्त 2009। अब अगस्त का महीना होता है 8वां, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, कितने महीने हो गए? 5 और अगले 6 महीने, क्योंकि जून ईयर एंड है तो परचेज वाले 11 महीने, और हम जून 2010 तक परचेज वाले 11 महीने। 0.15 into 11/12। अच्छा मैं तो अपने तरीके से करवाऊं ना, मैं कुछ ऐसे करूंगा। परचेज वाला आ गया, ये कहां तक हम पहुंच गए? 2010 जून। फिर जून 2010 से जून 11 तक पूरा एक साल, तो वो एक साल लिख लूं। 1 माइनस 0.15 की पावर। फिर अगले बेचने वाले कितने महीने? 6 महीने। कब बेचा है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में 5 महीने बनेंगे। बेचा कब है? 1 दिसंबर को। तो 1 माइनस 0.15 इंटू 5/12। 14433। ये बात अगर नहीं समझ लगी ना तो शर्माने की जरूरत ही नहीं है, घर की बात है, पूछ लो। अक्सर होता है ना कि वो ऐसे टुन बैठे होते हैं बंदे, उन्हें मैंने बोला यार ये बात ऐसे कहते, हाँ जी ऐसे, जो कह दो हाँ जी ठीक है। ये बात सबको 100% क्लियर है। खरीदने वाले 11 महीने, उसके बाद एक साल बनता है, उसके बाद हमने साल के शुरू तक क्यों नहीं लिया? वो साल के शुरू तक हमें चाहिए होती है डेप्रिसिएशन मकसद के लिए। यहां पर तो जिस दिन बेचा उस दिन की बुक वैल्यू लिखनी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपने डेट यहां पर कौन सी लिखी हुई है, तो इस डेट की बुक वैल्यू फाइंड करो ना। अब अभी भी कुछ लोग ना बड़े अजीब अजीब निगाहों से देख रहे हैं, पूछ नहीं रहे, बस नजरें अजीब कर दी हैं। देखिए हमने खरीदा कब? 1/8/2009। बेचा कब? तबाह कब हुआ? 1 दिसंबर 2011। और आपका ईयर एंड है हर साल का जून।
1 अगस्त 2009 से लेकर जून 2010 आगे आएगा, तो कितने महीने बन गए? 11। ठीक है, फिर जून 10 से लेकर जून 11 तक 1 साल। मैं यहां पर कुछ ऐसे लिख देता हूं। फिर हम आ गए जून 11 तक, जून 11 से लेकर 1 दिसंबर 11 तक 5 महीने। कुछ ऐसे ही स्प्लिट होगा ना, ये टोटल टाइम आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो टोटल प्लस करके लिख देते, और WD मेथड है तो सबके फैक्टर अलग अलग। तो हमने ये फैक्टर लगा दिया, तो कितना आंसर आ रहा है? 14433। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ। तो हम लिख देते हैं यहां पर 13344। यहां तक पहुंचे और पूछे, यहां तक ओके है। अगले इसमें डेट तो परचेज तो गिवन है। मैं ब्रॉड ऑन की बात कर रहा था, ये तो डिस्पोजल है ना, ब्रॉड ऑन की डेट ऑफ परचेज नहीं पता, जो मेरे ओपनिंग एसेट, क्योंकि मेरा ताल्लुक है ब्रॉड ऑन अक्यूमुलेट एक्शन का ब्रॉड ऑन फाइंड करना। डन, आगे बढ़े। 1 Feb 2012, क्या ये हमारा यही साल है? 30 जून 12 का दरमियान आ रहा है हमारा। पहला साल शुरू कब हो रहा है? जुलाई 11 से जून 12 तक, उसके अंदर जो कुछ आता है वो इसी साल का है, तो ये भी जून 12 से पहले है। सम ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1 जुलाई 2011 को 20,000 है, वाज सोल्ड फॉर रुपीज 8,000। अब सबसे पहले ये बुक वैल्यू किस दिन की है? हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? 1 फेब की। क्या 1 जुलाई से आगे कितने महीने चाहिए? और तो बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हो 20,000 का। ये दूसरा डिस्पोजल है। 1 फेब 1/2/2012 डिस्पोजल। वर्किंग नंबर 1 थी पहले, बल्कि यहां पर ना वर्किंग 1, यहां वर्किंग 2 लिख लेता हूं मैं। हाँ जी, वर्किंग नंबर 2 मुझे चाहिए बुक वैल्यू ऑफ दूसरा डिस्पोजल। उसकी वैल्यू आपके इस पर ना फार्मूला लगा देना, कुछ कॉमन सेंस का मुजाहरा करना। 20,000 आपके पास बुक वैल्यू है 1/7/2011 को। आपको सिर्फ आगे कुछ 2-4 महीनों की चाहिए। कितने महीने बनते हैं? 7। तो सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 7/12। कितना आंसर आ गया? कितना? 1750। कितना? 1825। ये आप लोगों की बीवी आ गई 1/7/2011 को 18,250। 18,250 आपका। और अगला 30 नवंबर 2012, क्योंकि ये भी हमारा साल है नहीं, तो पहले पिछले साल को क्लोज कर लेते हैं। यहां पर देखें एक दफा दोबारा, मेरे पास ये एक ब्रॉड ऑन था, मैंने लिख लिया ब्रॉड ऑन की जगह। मेरे पास ये एडिशन था, मैंने एडिशन लिख लिया। पहला डिस्पोजल था, मैंने उसकी बुक वैल्यू फाइंड करके लिख दिया। ये दूसरा डिस्पोजल था, मैंने उसकी बुक वैल्यू फाइंड करके उसको लिख लिया। मेरा पहला साल कंप्लीट हो गया। एक चीज रह गई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना है। चीजें मिक्स क्यों होती है? लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। अब जब मैं डेप्रिसिएशन का पुराना तरीका, एक बात हमेशा याद रखनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, मुल्क चेंज हो जाए, लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का तरीका कभी चेंज नहीं होता। फॉर द ईयर का तरीका सेम, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का तरीका एक है, वो फिक्स है, और चेंज इन एस्टिमेशन के तरीके, ये 3 चीजों को कभी चेंज ना करना। कल हमने चेंज इन एस्टिमेशन पर थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो इसके तरीके फिक्स हैं। मेथड चेंज हो सकते हैं, जो मर्जी चेंज हो जाए, इनके तरीके चेंज ना करना, और वो होते भी सिर्फ वर्किंग के अंदर है। तो आए जरा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग, वही तरीका जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। वर्किंग नंबर 3,
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। आपको याद होगा हम करते होते हैं ब्रॉड ऑन माइनस, क्या होता है बुक वैल्यू, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लेंगे या ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लेंगे, क्योंकि WDV मेथड है। इसमें ये ना कहना लेजर किस पे बना रहे हैं, लेजर को भाड़ में जाए। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड है, सम ऑफ डिजिट्स है, वो मेथड देखने हैं। आपने कहा जी WDV मेथड है, और WDV मेथड के अंदर ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लेते हैं, WDV मेथड के अंदर, और वो गिवन है ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू। इसका यही तो फायदा है कि आपको पहले से ही ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू गिवन है 5660। अब लिखना छोड़ दें, यहां पर इंपॉर्टेंट बात, माइनस करते हैं डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अब ध्यान से जरा देखना, अक्सर स्टूडेंट जज्बात में आकर या जल्दी में आकर ये जो दो बुक वैल्यू लिखी होती है ना डिस्पोजल की, यही माइनस कर देते हैं, डेट का ख्याल ही नहीं रखते, हालांकि इनकी डेट अपनी अपनी है। डेप्रिसिएशन में से माइनस, सॉरी, डेप्रिसिएशन के लिए हमें साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए होती है। ये बात समझ रहे हो, हमें साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए होती है। यहां पर तो जिस डेट को बेचा उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। डेप्रिसिएशन को अलग रख लो, एक दफा दिमाग में उसको स्पेस दे दो कि हमने डेप्रिसिएशन का यही तरीका है, उसको चेंज नहीं करना। तो आपने जब भी यहां पर डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड करनी है, वो कब की करनी है, साल के शुरू की, मतलब 1/7/2000। एक डिस्पोजल की बुक वैल्यू इस दिन की बताई हुई है, वो 20,000। वो 20,000 आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ही क्या कह रहा है कि भाई ये 20,000 आपकी बुक वैल्यू है 1/7/2011 की, और हमें डेप्रिसिएशन के मकसद के लिए चाहिए भी सही। जो ऊपर वाला डिस्पोजल है उसकी बुक वैल्यू जो आपने फाइंड की हुई है, वो तो फाइंड की हुई है जिस दिन बेचा। हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, साल के शुरू तक। अब साल के शुरू के लिए क्या करेंगे, जो आखिरी फैक्टर लगाया है ना आपने 7 महीनों का, या जो जितना ही लग रहा था 5 महीनों का, वो निकाल दो। यानी यही फार्मूला चेंज चाहे आपने कैलकुलेटर पे ना करो, मैं आपको यहां ये जो चीज है ना, ये आती है साल के शुरू तक। अगले वाला फैक्टर नहीं लगता, क्योंकि अगले वाला फैक्टर लगाने के बाद बुक वैल्यू किस दिन की आई थी, वो अगले 5 महीने ऐड करके 1 अगस्त तक चले गए, दिसंबर तक। तो यहां पर ही अपने कैलकुलेटर पे मुझे पुट करके बता दो, मैं यहां पर ही बुक वैल्यू लिख देता हूं 1539556। अब यही बात समझनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये हाँ, यहां पर आप लोग परेशान हो जाते हो जब आपको थोड़ी सी नींद आ जाती है ना समझते हुए, तो बाद में याद नहीं रहता। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए हमें जो डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए होती है, वो साल के शुरू की चाहिए होती है। और ये कॉन्सेप्ट भी पता, बाद में प्रैक्टिस करेंगे चीजें कुछ याद भी होना लग जाएंगी। और बाकी जो डिस्पोजल की कहीं और बुक वैल्यू चाहिए होती है, वो जिस दिन बेचा उस दिन की चाहिए होती है। अब हमने यहां पर माइनस करना है -153,956 -20,000 मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप नाराज ना हो जाना कि सर आपने इसके ऊपर वो सारी फॉर्मेलिटी क्यों नहीं निभाई, क्योंकि है ही 1/7/2011 की, उसने किताब के अंदर ही लिख दिया, क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय, बताएं 8222506 7 या 6 पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो राउंड ऑफ कर देते, वरना रहने देते। उसके बाद क्या करते हैं जी, डिस्पोजल। हाँ जी, पहला डिस्पोजल की डेट क्या है, 1/12 153,956 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 9622। दूसरे डिस्पोजल की डेट क्या है, 1/2/12 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 7/12
175। Yes. एक एडिशन भी है, एडिशन की डेट है 1 अक्टूबर। वन 10 11 एडिशन 80,000। ये 30,000 कैश सिर्फ 30,000 दिया था, एसेट मेरा 80,000 से डेबिट हुआ। 80,000 का 15% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बना रहे हो? 9/12 9,000। ये आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इसका फॉर्मेट वही है पुराना, क्योंकि ये मेथड पे डिपेंड करता है। 843,279। बाकी लोग भी देख लें। लिख दे जाके, हमारा 1 साल का लेजर भी पूरा हो गया। थर्टियथ जून 12 डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर कितना फाइंड किया? 843,279। फिर 30th जून 12 कैरीड ऑन। हाँ जी, कैरीड ऑन का तो वही पुराना तरीका। डेबिट साइड इसकी टोटल पे कितना आ रहा है? 574,000,000। यहां पर भी सेम लिखेंगे वैल्यू 574,000,000 और ये सब कुछ माइनस करके बताएं। 474,473,4137। ये अभी हमारे पास 1 साल का लेजर पूरा हुआ है। दो साल के लेजर बनाने जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा वही अगले साल का प्रोडॉन। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वही अगले साल का प्रोडॉन है। वन 7/2012 brought on 473,4137। अब वही एडिशन, डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एक ही एडजस्टमेंट रह गई है। 19 नंबर का सवाल है पेपर में। 30th November 2012 a machine imported 1st July 2010 was disposed for rupees 63,000. The value of the machine was 70,000 whereas import leaves to 5,000। 5,000 आपके ऊपर टैक्स लगा है और 70,000 का आपने खरीदा था, तो आपका एसेट कितने का हो गया? अब आप कहोगे सर हो सकता है ये रिफंडेबल हो। याद रखिए अगर साइलेंट होना तो सारी जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है ना वो नॉन रिफंडेबल होती है और इनकम टैक्स रिफंडेबल समझते हैं। सेल टैक्स हो या इंपोर्ट ड्यूटी हो या कस्टम ड्यूटी, किसी भी किस्म की ड्यूटी हो, इनकम टैक्स के अलावा कुछ ना बताया हो तो नॉन रिफंड। तो 75,000 का एसेट है, बस एक ही ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ 30th November 2012 30th November 12 डिस्पोजल वर्किंग नंबर 4। हाँ जी, लिखने 75,000 या उसकी बुक वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे। बुक वैल्यू फाइंड करके लिखें। क्या लिखेंगे? बुक वैल्यू फाइंड करके। चलो वर्किंग करते हैं फिर। वर्किंग नंबर 4 हाँ जी खुद करो जरा। 75,000 वाला एसेट हमने खरीदा था 1710 को और बेच रहे हैं 30th November 12 को। करो जरा इसकी बुक वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। हाँ जी 2010 में 11 तक 1 साल, 12 तक 2 साल। ऐसी है ना?
10 से 11 1, 11 से 12 2, और 12 के आगे 5 मिनट। आप लोग बस बुक वैल्यू वाले 50,000 और तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, क्लोज कर दें या अभी डेप्रिसिएशन लिखना है। 30th जून 13 डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर, आप डेप्रिसिएशन फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो 19 नंबर पूरे करो जरा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहां पर नीचे लिख लेते हैं वर्किंग नंबर 5। सबसे पहले ब्रॉडन माइनस, अच्छा इसका ब्रॉडन का है, कहां से ब्रॉडन लेंगे? लेजर से। लेजर में पड़ा हुआ ब्रॉडन, आपको कहीं किसी जगह जाने की जरूरत, ये 1712 का ही तो है, 473413। अब ये कह सकते हो कि सर हम तो फाइंड करते होते हैं बुक वैल्यू, तो ये गिवन ही क्या है? माइनस जो एसेट बेचा है उसकी भी बुक वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? बुक वैल्यू फाइंड की तो है, ये बुक वैल्यू चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम सिर्फ इतना फैक्टर लेंगे, बस इतना, डिस्पोजल वाला फैक्टर इग्नोर कर देंगे और अपना टाइम भी बचाएंगे, इधर ही लिखवा दे 5411 5411 46799 5 467 5411 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितना? 701। फिर उसके बाद डिस्पोजल की बारी है। डेट क्या डिस्पोजल की? 30th नवंबर। 54188 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 12 3387 705 380 नहीं आ रहा है, 505 सॉरी 705538। हाँ जी, वर्किंग नंबर 5 हमने इधर पुट कर दी 705380। हाँ जी, अपना अकाउंट क्लोज करें। तो हमारे पास आ जाएगा 30th जून 13 कैरिडो 3977 95। ये आपके पास जो सॉल्यूशन है ना, ये जो मैंने लेजर बनाया हुआ रेड कलर में, ये आपका सॉल्यूशन, बाकी सारी वर्किंग। यहाँ पर ना हम लाइन लगा देते हैं, थर्टियथ नवंबर है। अच्छा, ऊपर वाली कर लगता है। यहाँ पर 30 नवंबर आना है। चलिए, ये सवाल समझ लगा। और हमने ये जो लेजर बनाया है, ये बुक वैल्यू पे बनाया।
और इसका आगे इस्तेमाल भी आ जाता है, और ये अपनी मर्जी भी होती है, आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पॉसिबल है तो आपने लेजर कॉस्ट पे बना दें, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं है तो लेजर पे। सारी चीजें वही हैं, बस ये है कि वो बुक वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी है, इसके अलावा बाकी कोई चेंज नहीं। स्ट्रेट लाइन मेथड पे बन तो सकता है, आएगा नहीं, बन सकता है। सर अभी हमारा मंडे को टेस्ट नहीं ना होगा यार, क्यों? अभी पढ़ना है, तो पढ़ो ना। अभी हमने आज पढ़ा, हाँ तो बस इसीलिए हाँ जी, पिछला सारा IAS 16 कंप्लीट होता है जितना पढ़ा होता है। पहले आपका ना एक बेसिक टेस्ट हुआ है, अब टेस्ट होने हैं। अच्छा, कल का होमवर्क देख लें 23। चलो एक ये क्वेश्चन तो दोबारा करना है ना। अच्छा, एक बेसिक सा सवाल देख ले। नहीं, अच्छा एक बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, वो कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 40 आसान। तो ये क्वेश्चन 40 कर लेना एक, और एक वही क्वेश्चन दोबारा कर लेना जो अभी करवाया है ना। ये 2 क्वेश्चन कर लेना। पोस्ट ऑफ टेस्ट सर नहीं होना।